आप 2012 से 17 के चुनाव को भी आपने देखा, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। 17 से 22 अब तो चुनाव का समय है। योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, जहाँ तक बात कहूँ मैं कि योगी आदित्यनाथ का जो कार्यकाल रहा है, यकीनन मैं उसकी सराहना करता हूँ। सराहना किस तरह करता हूँ कि ये एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि बाप के बाप ही जो है वो आएगा। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव का लड़का होगा तो वही मुख्यमंत्री होगा भाई, आम आदमी नहीं होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये विशेषता रही है कि यहाँ पे आम आदमी कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। कल को गोरखपुर का नेतृत्व कर रहे थे लोकसभा में योगी आदित्यनाथ, वो प्रदेश की कमान संभाल रहे। तो ये इस पार्टी की विशेषता है। यहाँ पर धर्म जाति नहीं लिखा हुआ है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया मुसलमानों को। आप कहिए मुझसे, मैं जवाब देता हूं कैसे? आप पूछिए कैसे मैं जवाब दे रहा हूं। और वो कहते हैं योगी आदित्यनाथ ने किया है। नहीं, आप पूछिए कैसे। बताइए, आप ही बता दीजिए ना, क्योंकि आप उस कम्युनिटी से आते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, आपने माननीय मुख्यमंत्री जी की बात की। मुख्यमंत्री जी की कभी जनता दरबार में आप गए हैं? कभी जनता दरबार गए हैं आप? वहाँ पे आपने देखा है क्या वहाँ पे मुसलमान नहीं जाता है? मुसलमान अपनी बात नहीं रखता है। माननीय मुख्यमंत्री सबको सुनते हैं और सामान्य रूप से देखते हैं। मैं वो एक अलग बात हुई जो आपने बात कही। अखिलेश यादव ने हम मुसलमानों को ये समझ लिया है कि हम जैसे चाहेंगे वैसे इनको इस्तेमाल कर लेंगे। आप हमको क्या इस्तेमाल क्यों होते? मसला तो यही है साहब, मसला तो यही है कि हम मुसलमानों को ये डराया जाता था कि देखिए 2014 से पहले तक ये कहा जाता था कि भाई देखिए अगर बीजेपी आएगी तो आप मुसलमानों को काट खाएगी। सारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनका यही कहना था। ठीक है, 2014 में इलेक्शन हुआ, आपने देखा इस देश का मुसलमान आज भी सुरक्षित है। और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, व्यक्तिगत तौर पर भी कह रहा हूँ और सामूहिक रूप से भी आपसे कह रहा हूँ कि पूरे विश्व में अगर कहीं का मुसलमान सबसे ज्यादा सिक्योर है, सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो हमारा भारत देश है। हमको इनकी अवधारणा है और उसको वो दूर कर लें। इस बार उनका दूर का सपना बहुत दूर चला गया है, क्योंकि उन्होंने ऐसी हरकतें की हैं। उनके अपने पॉलिटिकल पार्टी जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं आजम खान, उनके लिए आवाज नहीं उठाए। जब वो उनके लिए नहीं आवाज उठाएंगे तो हम मुसलमानों के लिए क्या खाक उठाएंगे? ऐसे आदमी का मैं जाती तौर पर विरोध करता हूँ। विरोध करने की वजह यह है, मुसलमान फिर कहाँ जा रहे हैं आपके हिसाब से? आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को ठगा गया हमेशा आजादी के बाद से। अब मुसलमान बीजेपी ने इस बात का दावा किया है कि मुझे मुसलमानों ने वोट दिया है। क्या बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे सहमत हूँ, मैं आपसे सहमत हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य का स्टेटमेंट है कि मुस्लिम समुदाय में बिल्कुल ने दिया हो या न दिया हो, महिलाओं ने हमको 80% से ज्यादा वोट दिया। मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बिल्कुल आपकी बात से सहमत है। आपके लिए भी खास तौर पर सुना दूं कि देखिए, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। ये आपके लिए ही है खास तौर पे कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीके सफर भी देना। और मैं गूंगा था कि तूने मुझे बोलना सिखाया, अब जब मैं बोलूंगा तो लहजे में। मैं हूँ आपके साथ आयुष द्विवेदी। हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता मिन्नत गोरखपुरी। आपको बता दें कि राजनीति पर अपनी पैनी निगाह रखते हैं और आज का जो राजनीतिक परिदृश्य है उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि विधानसभा का चुनाव 2022 में होने वाले हैं। इस पर हम चर्चा करते हैं। मिन्नत जी, गोरखपुर लाइव में आपका स्वागत। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आमंत्रित। सवाल सबसे पहले आपके समुदाय से, क्योंकि आप मुसलमान हैं और मुसलमान बिरादरी में आपका अच्छा पहुंच है, पकड़ है। सबसे पहला सवाल है, जनसंख्या नियंत्रण पर आपकी क्या राय है? देखिए, जो ये कानून आया है, कानून की अगर आप बात कहें, अभी हमला जमा नहीं पहनाया गया तो देखिए, कानून कोई भी चीज जब सिस्टम में बनता है तो सबसे पहले उसकी समीक्षा की जानी चाहिए कि उसकी आवश्यकता है या नहीं। समय के साथ अगर आवश्यकता है तो आप लागू कीजिए। मैं यहाँ पे मांग करता हूँ कि केंद्र में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश में भी, क्यों केंद्र सरकार इसके लिए नीति नहीं बना रही है? आप उत्तर प्रदेश में बना रहे हैं। पहली चीज, कहीं ना कहीं असफल आप कहाँ हैं? बेरोजगारी पे असफल आप क्यों हैं? क्योंकि आपको इस बात को आप मानने को तैयार हैं कि हम लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। हमारे वहाँ रोजगार जो रोजगार लोगों के पास नहीं है उसकी जनसंख्या कितनी ज्यादा है। साथ ही साथ आप ये भी देख रहे हैं जो लोगों की बेसिक नीड है उसको आप फुलफिल करने में कहीं ना कहीं जो है वो पूर्ण रूप से आप जो है यूं कहिए कि सरकार इसमें नाकाम साबित हुई है। साथ ही साथ चाहे महिलाओं की रक्षा की बात हो, अभी हालिया घटना आपके शहर गोरखपुर में हुई है जो माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है और उसके बाद मुख्यमंत्री जी का एक भी ट्वीट नहीं आता, ये दुर्भाग्य की बात है। यहाँ का जिला अधिकारी उस पर बोलने को आप देख रहे थे कि किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो सरकार ये कहती है हम महिलाओं को सशक्त करेंगे, हम महिलाओं को मैं फिर सवाल पर आता हूँ। मैं सवाल आपसे जनसंख्या नियंत्रण को लेकर पूछा हूँ, मैं बेरोजगारी पर नहीं पूछा। मैं आ रहा हूँ सर, थोड़ा सा समय दीजिए, मैं वहीं आ रहा हूँ। आप मुझे बताइए, ये सब सरकार की नाकामियां हैं। इन्हीं नाकामियों को छुपाने के लिए सरकार इस तरह का कानून ला रही है। और ये तो पहले से चर्चा चल रही थी, ये तो पहले से चर्चा चल रही थी। जबरदस्ती की बात है, आप सदन में खड़े होकर बहस नहीं कर रहे हैं, आप कानून की बात अपने ऊपर ला करके आप कह दे रहे हैं। और जब ये सवाल किया जा रहा है, विपक्ष आपसे ये पूछने को तैयार है कि क्या ये किसी विशेष धर्म जाति को प्रभावित करेगा, तो आप कहते हैं ऐसा तो नहीं है, हमने ऐसा इसलिए। आपको लगता है क्या प्रभावित होगा? जाहिर से क्या प्रभावित होगा? प्रभावित इसलिए होगा, आप मुझे बताइए कि क्या किसी का बच्चा पैदा करना किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में है?
सरकार क्यों नहीं जागरूकता लाती है? सरकार क्यों नहीं ऐसा करती है कि जो भी प्रोटेक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं लोग उसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें? क्या आपको नहीं लगता कि सरकार की नाकामी है? सरकार की भी तो ये जिम्मेदारी बनती है कि सरकार लोगों को जागरूक करे, सरकार लोगों से ये कहे कि भाई आप स्वेच्छा से ऐसा काम कीजिए। आप मुझे बताइए, महंगाई इतनी बढ़ गई है, आज के दौर में कौन व्यक्ति है जो ये चाहेगा कि मेरे बच्चे का अच्छा एजुकेशन ना हो? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो ये चाहेगा कि मेरे साथ जो बेसिक नीड है वो फुलफिल ना हो? कोई ऐसा व्यक्ति है? या आप चाहेंगे? आप चाहेंगे ऐसा हो? देखिए, जो बच्चा पैदा करना ये सब प्राकृतिक चीजें हैं और प्राकृतिक से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। अगर प्रकृति से आप छेड़छाड़ करते हैं तो आप भूकंप के रूप में देखते हैं। आप प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं तो आज ऑक्सीजन आपको कहने का मतलब है कि बच्चा पैदा करना प्रकृति के हाथ में है। बिल्कुल। अरे सर, क्या आप मुझे बताइए कि ये किसी को एक भी बच्चा नहीं होता है तो क्या मुख्यमंत्री जी ये कहेंगे क्या कि हम उनको 4 नौकरी देते रहे? ऐसा कुछ है क्या? ऐसा इस प्रावधान है इस बिल में कि जिसका कोई भी बच्चा नहीं होगा हम उसको 4 नौकरी दे देंगे और जिसका बच्चा होगा उसकी हम नौकरी छीन लेंगे? ऐसा कोई प्रावधान है? तो एक आंख से देखिए ना, काहे एक तो बंद करके दूसरा खोल के देख रहे हैं? अरे कानून ऐसा लाइए जिसमें सबको समानता हो, सबकी इक्वलिटी की आप बात कर सके। और जहां तक जनसंख्या नियंत्रक की बात है, मैंने जब उस कानून को पढ़ा, जहां तक मैंने जाना है, इसमें 2-3 चीजें हैं। सरकार का ये दायित्व है, अगर इस तरह का कोई भी कानून लाती है तो सरकार सबसे पहले उसकी समीक्षा करे। समीक्षा करने के बाद लोगों को जागरूक करे, जागरूक करने के बाद तब कानून को पटल पे ले आए, ताकि कोई भी आदमी, जिसको आप जो कह रहे हैं, जिस कम्युनिटी से मैं आता हूँ उस कम्युनिटी की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उस कम्युनिटी में पढ़े लिखे लोग कम हैं और उस कम्युनिटी में धर्म के नाम पर लोगों को भड़काया जाता है। कौन भड़काता है? आम आदमी, पॉलिटिकल लोग, राजनीतिक लोग भड़काते हैं। बीजेपी को तो कहा जाता है, आम धारणा है कि भारतीय जनता पार्टी से मुसलमानों की लगभग दूरी रहती है। ये आप अच्छा मजाक मेरे साथ कर रहे हैं। मजाक इसलिए कर रहे हैं कि मैंने नहीं, भारत के प्रधानमंत्री बने माननीय नरेंद्र मोदी जी 2014 में और फिर जब दोबारा 2019 में बने हैं तो उनका स्टेटमेंट आप जाके देखिएगा, उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने ये कहा है कि मुझे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी बढ़ चढ़ के वोट दिया है। मैं ये नहीं कहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। और आप मुझे ये बताइए कि 403 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, है कि नहीं है? और आप मुझे बताइए, अगर मुसलमान वोट नहीं देता तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो आज बैठे हुए हैं उनको पूर्ण बहुमत इतना जबरदस्त मिल सकता था। कहां से वोट आया? आसमान से आ गया क्या कि जमीन से निकल गया? लोगों ने दिया है साहब। ये अलग बात है कि कुछ लोग दिखाना चाहते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, मेरे वालिद साहब को नहीं आता था। आप मुझसे मत कहिए ना कि मैं कंप्यूटर ना चलाऊं। मुझे आप क्यों कह रहे हैं कि मैं ना चलाऊं? मुझे भी तो सीखने का अख्तियार है ना, हक है ना। तो उसी तरीके से 60-70 सालों तक मुसलमानों को जो ठगा गया है, उस ठगी से बचने के लिए लोगों ने कहा कि एक बार एक्सचेंज करके देखते हैं, एक बार परिवर्तन करके देखते हैं। और जब परिवर्तन किया गया तो उसका परिणाम आपके सामने दिखाई देता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सरकार अच्छा काम कर रही है या बुरा कर रही है, समीक्षा आप खुद कीजिए ना, स्वयं से भी पूछिए। आप कभी एक सवाल और आता है, आप 2012 से 17 के चुनाव को भी आपने देखा, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। 17 से 22 अब तो चुनाव का समय है। योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, जहां तक बात कहूं मैं कि योगी आदित्यनाथ का जो कार्यकाल रहा है, यकीनन मैं उसकी सराहना करता हूँ। सराहना किस तरह करता हूँ कि ये एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि बाप के बाप ही जो है वो आएगा। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव का लड़का होगा तो वही मुख्यमंत्री होगा भाई, आम आदमी नहीं होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये विशेषता रही है कि यहाँ पे आम आदमी कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। कल को गोरखपुर का नेतृत्व कर रहे थे लोकसभा में योगी आदित्यनाथ, वो प्रदेश की कमान संभाल रहे। तो ये इस पार्टी की विशेषता है, यहाँ पर धर्म जाति नहीं देखी जाती है जो है। दूसरी बात जो आपने कही कि मैं क्या कह रहा हूँ, वो ये थे कि देखिए, इनकी जो सरकार है, यकीनन इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसको हर एक धर्म और जाति के लोगों को साथ लेने का इन्होंने जो प्रयास किया है वो प्रयास पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। उसकी वजह ये थी कि ये सिर्फ कहते हैं, इनका स्टेटमेंट कुछ होने, कहने और कथनी में बहुत फर्क दिखाई देता है। और जहां तक बात आपने कही कि विकास का कार्य, तो गोरखपुर मेरा सबसे अच्छा उदाहरण है जिसको आप खुद भी देख सकते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात आपने कही कि अखिलेश यादव, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां रही हैं, A to Z XYZ, मैं सबका नाम लेता हूँ, उसमें किसी एक का नाम लेने की जरूरत नहीं, इन सब ने हम मुसलमानों को तेजपात का पत्ता जैसे आप देखते हैं ना, खाना बनाते वक्त डाला जाता है और जैसे ही खाना बन जाता है उसको निकाल करके किनारे रख दिया जाता है। तब भी जैसे आप लोग की बात नहीं करूंगा, मुसलमानों की बात, तरहीज अखिलेश यादव को देते हैं, समाजवादी पार्टी को देते हैं। ये किसका कारण? ये सब लोग कहते हैं, राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं और आप भी कह देंगे। आप तो कुछ भी हो कहीं ला करके मेरे सर पे डाल दीजिए, बहुत अच्छा काम है आपका। तो कोई कुछ भी करे उसकी जवाबदेही मेरी बनती है क्या? ये कहाँ पे लिखा हुआ है? अखिलेश यादव ने और समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया मुसलमानों को। आप कहिए मुझसे, मैं जवाब देता हूँ कैसे? आप पूछिए कैसे मैं जवाब दे रहा हूँ। और वो कहते हैं योगी आदित्यनाथ ने किया है। नहीं, आप पूछिए कैसे। बताइए, आप ही बता दीजिए ना, क्योंकि आप उस कम्युनिटी से आते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपने माननीय मुख्यमंत्री जी की बात की, मुख्यमंत्री जी की कभी जनता दरबार में आप गए हैं?
कभी जनता दरबार गए हैं आप? वहाँ पे आपने देखा है क्या वहाँ पे मुसलमान नहीं जाता है? मुसलमान अपनी बात नहीं रखता है। माननीय मुख्यमंत्री सबको सुनते हैं और सामान्य रूप से देखते हैं। मैं वो एक अलग बात हुई जो आपने बात कही, अखिलेश यादव ने हम मुसलमानों को ये समझ लिया है कि हम जैसे चाहेंगे वैसे इनको इस्तेमाल कर लेंगे। आप हमको क्या इस्तेमाल क्यों होते? मसला तो यही है साहब, मसला तो यही है कि हम मुसलमानों को ये डराया जाता था कि देखिए 2014 से पहले तक ये कहा जाता था कि भाई देखिए अगर बीजेपी आएगी तो आप मुसलमानों को काट खाएगी। सारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनका यही कहना था। ठीक है, 2014 में इलेक्शन हुआ, आपने देखा इस देश का मुसलमान आज भी सुरक्षित है। और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, व्यक्तिगत तौर पर भी कह रहा हूँ और सामूहिक रूप से भी आपसे कह रहा हूँ कि पूरे विश्व में अगर कहीं का मुसलमान सबसे ज्यादा सिक्योर है, सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो हमारा भारत देश है। हमको इस बात पे गर्व है, हमको भारतीय मुसलमान होने पर फख्र महसूस होता है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाइए तो इस बात पे हमें फख्र है कि हम भारत के मुसलमान हैं और भारतीय मुसलमानों की सुरक्षा जो है वो भारत के संविधान ने ले रखी। हम क्यों से किसी से डरेंगे भाई साहब? हम क्यों डरें? हम किसी के बाप के नौकर हैं? हम मरते हैं तो इसी देश में 2 गज जमीन लेकर के दफन होते हैं, यूं ही कहीं भगा नहीं दिए जाते हैं। तो ये सवाल क्यों? और जो बात आपने अखिलेश यादव से कही, अखिलेश यादव की अवधारणा है और उसको वो दूर कर लें। इस बार उनका दूर का सपना बहुत दूर चला गया क्योंकि उन्होंने ऐसी हरकतें की हैं, उनके अपने पॉलिटिकल पार्टी जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं आजम खान, उनके लिए आवाज नहीं उठाए। जब वो उनके लिए नहीं आवाज उठाएंगे तो हम मुसलमानों के लिए क्या खाक उठाएंगे? ऐसे आदमी का मैं जाती तौर पर विरोध करता हूँ। विरोध करने की वजह यह है, मुसलमान फिर कहाँ जा रहे हैं आपके हिसाब से? आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को ठगा गया हमेशा आजादी के बाद से, अब मुसलमान कहाँ जा रहे हैं? आप कहेंगे ठगा गया, मैं गलत कह रहा हूं। आपने खुद कहा। मैं कहा उसका रीजन है, देखिए आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखिए, रंगनाथ मिश्रा देखिए, ये हमने बनाई है, हमने तो नहीं बनाई ना, ये तो जो भी सरकारें समय समय पे थी उन्होंने बनाई। और वो रिपोर्ट कहती क्या है, मुसलमान जब देश आजाद हुआ तब 30% था सरकारी नौकरियों में और आज 1% रह गया। तो इसके लिए जिम्मेदार सरकार क्यों नहीं है भाई? आप कह रहे हैं अभी बीजेपी गवर्नमेंट की आपने बात की, बीजेपी गवर्नमेंट कहती है कि मैं हज की सब्सिडी समाप्त कर रही हूँ, मैं आपकी सराहना करता हूँ, लेकिन जो पैसा सब्सिडी वाला था 500 करोड़ 1000 करोड़ वो कहाँ गया? हम सवाल क्यों ना पूछें? आप कह रहे हैं हम माइनॉरिटी पढ़ते नहीं हैं, हम पढ़ने लिखने में नहीं है, हमारे पास सोचने समझने की सलाहियत नहीं है, कह रहे हैं ये अवधारणा बनी हुई है समझ में। आप मेरे लिए यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाते भाई? माइनॉरिटी के लिए यूनिवर्सिटी बनाइए, भारत के संविधान अनुच्छेद 29-30 में अधिकार है हमको कि आप हमारे लिए यूनिवर्सिटी बनाइए। स्पेशली आप हमको अवेयर कीजिए, लोगों के बीच ये लाइए कि हमारी कम्युनिटी के लोग ये समझ सके कि सही और गलत का फर्क क्या है। जब आपको ये पता है कि कहीं ना कहीं हर जगह हमसे ठगा गया है तो कम से कम आप ही तो 2 कदम चल के आइए, आप ही हमको गले लाइए। हम भी तो अपना सरपरस्त किसी को माने, हम कब तक भटकेंगे? आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू में कहा है, कल की बात है, एक चैनल को इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और उसमें एक सवाल उन्होंने किया है कि एक वर्ग विशेष मतलब मुसलमान, उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने पूछा है कि इसके पहले प्रधानमंत्री आवास अखिलेश के गवर्नमेंट में, मायावती का गवर्नमेंट रहा, तमाम लोगों का रहा, लेकिन सबसे ज्यादा आवास किसको मिला? 35%। उन्होंने 35% का जिक्र किया। आप इसको किस रूप में देखते हैं? आपको लगता है कि इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश सरकार ने मुसलमानों को सबसे ज्यादा आवास दिया? देखिए जो बात आपने कही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये नारा पहले सबका साथ सबका विकास था, सबका विश्वास बाद में जोड़ा गया 2019 में। माननीय प्रधानमंत्री जी की यह अवधारणा है कि हम सबको साथ लेकर के चलें, क्योंकि उन्होंने दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है, मुझे लगता है कि लगभग 80%। योगी जी सर सुन तो लीजिए, थोड़ा सा मौका दिया कीजिए। हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मैं भाजपा या समाजवादी की तर्जुमानी करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं अपने कौम की नुमाइंदगी करने के लिए बैठा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा सुनिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं आपके हर सवालों का जवाब दूंगा। ये अलग बात है कि बाद में आप मुझे गाली बकेंगे, मुझे कोई एतराज नहीं है। तो उसकी वजह यह है, देखिए मैं आपको बताऊं कि जो आपने अभी बात कही कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा वो किस परिप्रेक्ष्य में कहा, अभी मैंने उसको नहीं देखा है, इसलिए मैं उस बात की पुष्टि कर नहीं सकता कि वो सही है या गलत है। जो बात आपने कही है, देखिए सबका साथ सबका विकास कहीं ना कहीं तो हो रहा है, चाहे वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। सरकार जो मौजूदा सरकार है वो ये चाहती है कि लोगों के बीच विश्वास पैदा हो, लेकिन अफसोस की बात है कि ये सरकार सारी चीजों को कह रही है, पटल पे लाने में अभी ये लोग असक्षम है। मैं उसकी वजह ये कहूँ कि देखिए हम, आवाज तो मिला है सर, आवाज तो सर बिल्कुल मिला है, इसमें कोई, इसके पहले मिलता था भाई, मिलता तो हर वक्त सरकारी स्कीमें हैं, सबको लाभ मिलता है। कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा मिला है। अब देखिए उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, मैंने आपसे बार बार कहा कि मैंने अभी उस परिप्रेक्ष्य को पूर्ण रूप से देखा नहीं है। अगर मैं उसको देखता तो मैं जरूर कहता कि हाँ वो सही कह रहे हैं या गलत, लेकिन अभी मेरे जहन में एक सवाल आ गया जो आपने अभी कहा कि अभी केंद्र की एक स्कीम है जिसको मोमा स्कॉलरशिप बोलते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम से दी जाती है। वो स्कीम का बजट
हमेशा की सरकारों में बढ़ता रहा है, लेकिन इस बार जब सदन में उस पर बात हो रही थी तो बजट घटा दिया गया है। आप बताइए, मैं शिक्षित ही नहीं हूँ और आप ही मुझे स्कॉलरशिप नहीं देंगे, आप ही मेरे एडमिशन के लिए विशेष प्रस्ताव नहीं रखेंगे, तो साहब हम जाएंगे कहाँ? तो फिर आपका नारा, आपकी कथनी और करनी में कहीं ना कहीं तो अंतर दिखाई देता है ना साहब। और उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी जो स्कॉलरशिप मिलती है उसमें स्टूडेंट्स हमेशा मारा जाता है, और वो चाहे धर्म के नाम पर मारा जाए, चाहे जाति के नाम पर मारा जाए, चाहे जो है वो इनकम के नाम पर माना जाए कि इनके घर में फला आदमी अगर सरकारी नौकरी करता था तो वो उससे जो है अछूता नहीं है, आप बचे हुए। तो कहीं ना कहीं ये तो लगता है साहब, और इसको तो हमको मानना पड़ेगा, आपको भी मानना पड़ेगा कि सरकार की कहनी और कथनी में बहुत फर्क है। फर्क इसलिए है कि ये सरकार इस सरकार की कि पिछले वाली सरकार का भी, दोनों सबका तो हमाम में सब नंगे हैं। सब सीधी बात है, सीधी सी बात है। एक लाइन में आप हम अगर कहें तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, और मैं पूरी जिम्मेदारी से ये आपसे कह रहा हूँ कि सब, अभी मैंने आपसे कहा ना कि तेजपात के पत्ते की तरह सब हमको इस्तेमाल करते रहे हैं। जिसकी जरूरत रही है, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में देख लीजिए, एक तो मौलाना साहब को बुलाया, एक टोपी पहनाया, स्टेज पे चढ़ा दिया और वो हाथ हिला दिया और कहे अरे हम सब साथ हैं। अरे भाई, अपने ठेका सब लोग लेते हैं, आप भी लेंगे, हम क्यों लेने जाएंगे साहब? हमको क्या जरूरत है? वो लोग करेंगे ना जिनको सत्ता का लोभ लालच है। हमको तो लोभ लालच है ही नहीं है। लोभ लालच होता तो हम सबकी बात करते, दोनों तरह के लोगों की बात करते हैं। मैं आपसे तो बार बार कह रहा हूँ ये बात कि ये लोग क्या करते हैं, बुला करके प्रोजेक्ट करते हैं और हाथ हिला करके ये समझते हैं कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी इनके पीछे चल रही है। आप मुझे एक बात बताइए, आज के इस दौर में, 21वीं सदी के इस दौर में, जब इंटरनेट हर एक व्यक्ति की गोद में है, जेब में है, हर चीज आप गूगल अंकल पे जाके सर्च कर लेते हो भाई साहब, आप मुझे ये बताइए, लोग अपने घर के वोट की तो जिम्मेदारी ले ही नहीं पाते हैं, अपनी बेटी अपनी बहू से तो कहीं नहीं पाते, अपने बेटे से कहीं नहीं पाते हैं कि वोट दे दीजिए, फला पार्टी को दे दीजिए, और आप पूरी कम्युनिटी को साथ लेने चलने की बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि मुस्लिम नाराज है, तो मुसलमान जाएंगे कहाँ? देखिए, मुस्लिम नाराज है, आपको नहीं लगता कि भय दिखाया जा रहा है, जो पहले से दिखाया जा रहा था और आज और दिखाया जा रहा है? मैंने ये बात आपसे पहले कही है सर कि 2014 में ये बात कही गई, जितनी भी जो है वो अपने आप को बकौल कहने वाली सेकुलर पार्टियों ने यही कहा। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि इस तरह की हरकतें जो लोग कर रहे हैं, डरा क्यों रहे हैं? डराने की वजह क्या है? आपको नहीं लगता है कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी का वो नारा सबका साथ सबका विकास कहीं कमजोर पड़ रहा है? अगर कमजोर नहीं पड़ता तो फिर लोग ये कहते क्यों, दिखाते क्यों? डरा इसलिए रहे हैं कि अभी देखिए कि जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बेगुनाह जेलों में बंद हैं, जिनको पर कोई भी केस जो है वो चार्ज नहीं हो पाया है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी टेररिस्ट एक्ट में पाया जाता है, वो कोई भी हो, वो मेरा सगा भाई क्यों ना हो, आप उसको रोड पे खड़ा करके गोली मारिए, ताकि लोगों को देख कर रोड पे खड़े होकर के फांसी दीजिए, ताकि लोगों के अंदर भय पैदा हो कि इस तरह की गलत काम कोई ना कर सके। लेकिन अगर कोई ऐसा आदमी है जो बच जा रहा है या जिसके ऊपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध साबित नहीं हो रहा है, तो कम से कम उन अधिकारियों के लिए भी तो कोई कानून आना चाहिए, उनकी भी तो जवाबदेही तय होनी चाहिए कि दोबारा कोई ऐसा आदमी, कोई ऐसे व्यक्ति पर वो निर्दोष कार्रवाई करने से बचें। आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? दूसरी चीज, आप जाइए और किसी भी जेल का भ्रमण कीजिए, मुसलमानों की तादाद सबसे ज्यादा वहां पे। क्यों तादाद ज्यादा है? सच्चर कमेटी रंगनाथ मिश्रा ने इस पे क्या कहा है? आप उनकी प्रतिक्रियाओं को देखिए। तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनके नाम पर आज की भाजपा की सरकार अपनी सत्ता की रोटी सेक रही है, उनकी मुसलमानों को लेकर क्या सोच थी? उनके जो भी स्पीचेस हैं लोकसभा के अंदर या बाद में, उनको ये लोग सुने, जब उनको सुनेंगे तब इनको एहसास होगा। जो मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो इस देश के पहले जो है शिक्षा मंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हिंदू और मुसलमान इस देश में वैसे ही हैं जैसे बदन में दो आंखें हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, एक आंख को फोड़ करके या खराब करके आपका बदन सही रह सकता है? अगर नहीं सही रह सकता तो भाई साहब हमारा देश कैसे सही रहेगा? आप मुझे बता दीजिए, सिर्फ इतना। दूसरी बात ये कि लोगों का, जो आपने कहा कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां फायदा क्यों उठा रही हैं, उसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं भाजपा की जो ये वर्तमान सरकार है, वो अपनी स्कीमों से, अपने जो भी उन्होंने लाभार्थी कार्य किए हैं, वो मुसलमानों तक नहीं पहुंचा है, तभी तो दूसरे लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार अपने कार्यकर्ताओं से, जो उनके अपने पार्टी के वर्कर्स हैं, उनसे ये कहे कि लोगों के बीच जाकर के अपनी सराहनीय कानों के साथ ये बताए कि नहीं साहब, आप हमारी सरकार में सुरक्षित हैं, आपको ये चीजें चाहिए थी, देखिए हमने दी। तो कहीं ना कहीं आदित्यनाथ का एक बयान आया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 4.5 साल में छिटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए, कोई दंगा नहीं हुआ। इसके पहले आप मुजफ्फरनगर दंगा देखे, मायावती जी के कार्यकाल में भी दंगा हुआ। इसे आप किस रूप में देखते हैं? योगी जी का एक कहना, कथनी है करनी। देखिए, मुझे जो लगता है जाती तौर पे वो ये है कि दंगा जो होता है या कोई भी घटनाएं होती हैं, वो सरकार की कलेक्टर जो है, जबकि कलेक्टिव फेल्योर होता है, सरकार की वो जिम्मेदारी होती है। आप मुझे बताइए, एक आम जिम्मेदारी वो ले रहे हैं ना,
तभी तो बोले हैं। कह तो रहा हूँ भाई साहब कि कलेक्टर फिल्लोर है। अगर अखिलेश यादव ये कहें कि मुजफ्फरनगर दंगा हुआ और मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं, मेरे बस कैसे हो जाएगा, तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। जो भी सरकार होती है जवाब जनता उसी से करेगी साहब। आप मजबूत हैं, आप ताकतवर हैं, आप ही से तो सवाल किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो चीजें हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा है तो ऐसी वास्तविकता में ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं हुई है, लेकिन हाथरस की घटना इसी सरकार में हुई है, उसको भी तो सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। साथ ही साथ अभी आपने देखा गोरखपुर में जो घटना हुई है, लोग आखिर रोडों पे उतर क्यों रहे हैं? कुछ ना कुछ तो है। और जाहिर सी बात है, कोई भी अपनी दही को मीठा नहीं कहता भाई साहब, कोई भी नहीं कहता। अगर कहेगा तो बिकेगी कैसी? तो वही चीजें हैं। आखिरी सवाल है मिन्नत जी, जी योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को आप देखा, ठीक से देखा, आप गोरखपुर के रहने वाले हैं। अखिलेश यादव के कार्यकाल को भी आप ठीक से देखें। अगर दोनों में तुलना किया जाए, अभी आप कहेंगे कि दोनों लोगों के बारे में कुछ ना कुछ बोल देंगे, लेकिन बेहतरीन मुख्यमंत्री कौन है? देखिए, बेहतरीन मुख्यमंत्री की परिभाषा आपको देखनी है तो फिर आपको अमेरिका जाना पड़ेगा। अमेरिका क्यों जाना पड़ेगा? अब्राहम वहाँ के एक राष्ट्रपति गुजरे हैं, उन्होंने एक बात कही है, कहा जब आप शासक बनते हैं तो शासक जो होता है वो कभी भी परिस्थितियों को देख करके नाकामियों को अपने ऊपर ले लेता है। नाकामियों को, जैसे एक कप्तान है, अगर कोई भी टीम हारती है तो वो दायित्व तो अपने ऊपर लेता है, लेकिन जब वो जीतती है तो उसका श्रेय सबको दे देता है, आपस में बांट देता है, वो आदमी बड़ा होता है। इस सरकार की बात अगर कही जाए या दोनों लोगों को आपने कहा, मैं आपको बताऊं कि घुमा के मत बोलिए, विभाग तरीके से बोलिए, मैं सीधी बात कर रहा हूँ आपसे। जी, जो आपने कहा कि मैं किसको बेहतर मुख्यमंत्री मानता हूँ, मैं आपको बताऊं, मैं डर के मत बोलिएगा, सच बोलिए। डरना किस बात का साहब? नहीं, जैसे कहा जाता है ना, आपने कहा कि मुसलमानों को डराया गया, तो सही बात बोलिए, आप बोलेंगे ना? यकीनन डराया गया भाई, यकीनन डराया गया, उसमें कहने वाली कोई बात थोड़ी है। डरा करके ये कहा गया कि एक वोट बैंक बना करके आपने उनको रख दिया। अब जब वो परिवर्तन चाहते हैं तो आपको तकलीफ इस बात की होती है कि उत्तर प्रदेश में इतनी इनकी बहुमत की सरकार आ गई है, मुसलमान उठवे नहीं दिया। अरे तो वोट आया कहाँ से? आसमान से थोड़ा ही टपक गया भाई साहब, दिया है तभी तो वोट है। बीजेपी तो कह नहीं रही है कि नहीं मिला है। बीजेपी ने इस बात का दावा किया है कि मुझे मुसलमानों ने वोट दिया है। क्या बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे सहमत हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य का स्टेटमेंट है कि मुस्लिम समुदाय में पुरुषों ने दिया हो या न दिया हो, महिलाओं ने हमको 80% से ज्यादा वोट दिया। मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बिल्कुल आपकी बात से सहमत है। और जो फिर अखिलेश यादव या मायावती जी या ओवैसी जी आ गए, एंट्री मारते हैं हैदराबाद, क्यों डरा रहे हैं? देखिए, ओवैसी जी किस परिप्रेक्ष्य में आएंगे, उनकी क्या नीतियां होंगी, वो आने के बाद ही पता चलेगा। यकीनन वो ध्रुवीकरण करते हैं, और देखिए ध्रुवीकरण चाहे कोई भी व्यक्ति करता हो, मैं उसका समर्थन नहीं करता। मैं ये जानता हूँ कि हम जिस भारत देश में रहते हैं, ये भारत देश एक बागीचा है, फुलवारी नहीं है भाई साहब। यहाँ सभी धर्म और जाति के लोग वैसे ही रहते हैं। फिर आप मेरे सवालों से बच रहे हैं, मैं लगातार यही सवाल कर रहा हूँ, बेहतरीन मुख्यमंत्री कौन? देखिए, बेहतरीन मुख्यमंत्री किस परिप्रेक्ष्य में आप चाहते हैं? सीधे सीधे कह दूं मैं कि फला, ताकि दूसरा पॉलिटिकल पार्टी वाला आके कहे कि आप उसका समर्थक हैं, आप यही चाहते हैं, आप यही चाहते हैं। अगर ये चाहते हैं तो मैं तो नाम नहीं लेने वाला साहब। मेरे नजदीक जो सबसे ज्यादा सामाजिक कल्याणकारी नीतियों पर अमल किया हो वो अच्छा मुख्यमंत्री, सामाजिक कार्यों को अच्छे तरीके से किया हो, विकास के पथ को आगे बढ़ाया हो, वो अच्छा मुख्यमंत्री है। और वो दोनों की आप जो है, दोनों को एक एक पल्लू पे आप रख लीजिए। नंबर देना हो, तुलना किया जाए, अगर नंबर देना है योगी आदित्यनाथ जी को अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ जी को अखिलेश यादव, तो आप नंबर किसको देंगे? कोशिश कर रहे हैं आप, मुझे बार बार ये चाह रहे हैं कि मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले लूं ताकि बाद में आप मुख्यमंत्री तो सबके होते हैं ना, पहले के वो संवैधानिक पद है। जब वो आप वहाँ पे तुलना करने में दिक्कत क्या है? आप जब काम की तुलना करने में आप पहुँच गए, आप जब वहां पहुंच गए तो आप सबके हो गए। आपको सबको एक बराबर नजरिए से देखना है। और यकीनन देखिए, यही तो हमारे देश के और संविधान की विशेषता है कि वोट किसी ने दिया हो या ना दिया हो, लेकिन अगर आप उस पद पे आसीन हो गए हैं तो आपकी नजर में सब एक बराबर है। और यही कमाल है, यही हमारे भारतीय संस्कृति, हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है। और जो बात आपने कही, मैं आपको बताऊं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि देखिए किसने कितना काम किया है, आप इस परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए। अभी मैं आपको बात बताऊं, अब कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की बात करूं तो माननीय मुख्यमंत्री जी अगर पूर्वांचल आते हैं तो पश्चिमांचल तो भूल जाते हैं, वो भी तो हमारा ही अंग है साहब। इस बदन में अगर आपकी ये बॉडी है, सर भी आप ही का हिस्सा है, पैर भी आप ही का हिस्सा है। सिर्फ आप सर में क्रीम लगाइए, नीचे वाला छोड़ दीजिए, नहाइए तो ऊपर का धुलिए, नीचे वाला क्या हाल रहेगा। तो वैसे ये है, हर दूसरे दिन तो गोरखपुर चले आते हैं। अब गोरखपुर आते हैं तो आपको पता है कि आम जनता को कितने संघर्षों से जूझना पड़ता है। क्यों नहीं आप इन चीजों को देखते हैं भाई साहब? आप पूरे प्रदेश का दौरा रोज करिए, नहीं हो पाता है। आप कहेंगे कि नहीं साहब, एक साथ इतनी जगह कैसे जाया जा सकता है? मैं तो कहूंगा, बड़ी जिम्मेदारी से आपसे कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को गोरखपुर में राजधानी बना लेनी चाहिए। आने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहीं बैठे यहीं से आराम से काम करें, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि हर दूसरे दिन तो आप गोरखपुर चले आ रहे हैं। और जो बात आपने कही है, देखिए अखिलेश यादव के समय में पश्चिमांचल का विकास हुआ,
इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। योगी जी के समय में पूर्वांचल का विकास हो रहा है, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते। लेकिन ये दोनों लोगों की ये जिम्मेदारी है, जो भी 22 में मुख्यमंत्री बन करके आता है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो पूरे प्रदेश को एक साथ लेकर के चले। ऐसा ना हो कि आप अपनी एक आंख से एक तरह को देखिए और बाकी आंख को बंद करके देखिए। राजनीति में कब आ रहे हैं? कोई ऐसा इरादा नहीं। नहीं, आप बात जिस तरीके से कर नहीं रहे नहीं, हैं। कोई ऐसा इरादा नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई इरादा नहीं है। सामाजिक कार्यों में रहने का एक अच्छा अवसर मिलता है। और जो आपने अभी बात कही, कोरोना काल में जो नाकामी है सरकार की वो खुल के सामने आई। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोरोना के 64-65 दिनों में मैं खुद ग्राउंड पे रहा और मैंने ये देखा है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि वो लोग जो लोगों के हितों में निकल करके आए, उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बहुत मदद की। मैं आपको बताऊँ, मैं खुद 7-8 जगह लंगर लगाया था पूरे प्रदेश के अंदर। आप कह रहे हैं जो भी सरकारी तंत्र हैं वो फेल हो गए हैं और इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी कहने को तैयार नहीं है। वो ये नहीं कहते हैं। अभी आपने देखा कि केंद्र के एक मंत्री का बयान आता है कि ऑक्सीजन से किसी की मृत्यु नहीं हुई। आप बताइए क्या चाहती है सरकार? आम जनता को आप चूतिया समझ रखे हैं ऐसा क्या साहब? कब तक चाहेंगे, कब तक चूतिया बना करके रखेंगे हम आवाम को? अरे आप कह दिए होते भाई साहब कि देखिए साहब, हमने कोशिश की, हम पूर्ण नहीं हो पाए, तो हमको भी तो लगता है अब जिनके घर के लोगों की जान गई है उनकी आप बेइज्जती कर रहे हैं कि नहीं? और आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं सर, आप मीडिया बंधु के लोग हैं, आप तो जाकर के खुद ग्राउंड पे आपने देखा कि क्या स्थिति थी ऑक्सीजन की। अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं होती तो यूएनए को ये नहीं करना पड़ता। आप क्यों बाहर से ऑक्सीजन तब मंगा रहे थे? ऑक्सीजन की कमी नहीं है भाई, जो आपका कथन है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं, तो आप बाहर से क्यों मंगा रहे हैं? आप क्यों वर्तमान वक्त में, प्रेजेंट टाइम में, इस समय आप हर जगह ले जाकर के ऑक्सीजन का प्लांट लगाने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों लगा रहे हैं भाई, जब आपके पास कमी ही नहीं है? कमी इसलिए है, हमने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया है, चाहे मकान बनाने के लिए पेड़ काटने की बात हो, चाहे नदियों और नालों में। आप देखिए कि डाल्फिन, अभी सरकार की एक योजना आई है, वो योजना की जरूरत क्यों पड़ी? हमको ये सोचना होगा। उसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि जो गंगा मैया जी हैं, जिनको हम और आप आस्था की बुनियाद पर देखते हैं, भारत देश के लोग आस्था की बुनियाद पर देखते हैं, उस पर जाइए, देखिए कचरे किसकी डंपिंग हो रहे हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियों के कचरे आकर के डंप कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि आदमी स्नेह कैसे करेगा? आदमी उसको कैसे वहां पर जाकर के आस्था की डुबकी लगाएगा? वो तो खुद इतना पॉलिटिकल है कि आप लगा ली, आप वहां पे नहा लीजिए। मैं नहीं कर रहा, रिपोर्ट ये कहती है कि जिस स्थिति जो बनी हुई थी गंगा की यथार्थ स्थिति, अभी तो मैंने नहीं देखा है इधर 1-2 महीनों के अंदर, तो उसमें ये होता कि आप जब जा करके देखते तो आपको ये पता चलता है कि खुजली और तमाम तरह की बीमारियां होने की संभावना थी। तो कहीं ना कहीं ये बात रही है। और मैं बार बार आपसे कहूंगा कि देखिए, मेरी नजर में दोनों हमारे प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और एक वर्तमान मुख्यमंत्री रहे। मैं उनकी और उनके पद की गरिमा का सम्मान करता हूँ और मुझे यह अख्तियार इसलिए भी नहीं है क्योंकि देखिए, मेरा कोई पॉलिटिकल हिसाब किताब नहीं है कि मैं किसी को अच्छा या किसी को खराब कहूँ। बस ये मैं चाहूंगा कि जो भी सरकार में रहे, जो भी आदमी मुख्यमंत्री रहे, वो सामाजिक कल्याण कार्यों को ऐसे करे जैसे भगवान राम का वो दौर याद आ जाए और लोगों को ये याद रहे कि राम राज्य है। अब राम राज्य की आप बात करेंगे और राम राज्य वाला ना भगवान राम का इंसाफ हो, ना भगवान राम की तरह महिलाएं सुरक्षित हो, तो कहीं ना कहीं। और दूसरी चीज सबसे बड़ी बात जो होती है साहब, वो ये होती है कि सरकार में विपक्ष को इतना अख्तियार होना चाहिए कि वो सरकार से सवाल कर सके। यहाँ तो सदन में आप बोलने ही नहीं देते हैं, तो ये दुर्भाग्य की बात है। और जब तक देखिए, आप जब तक बोलने नहीं देंगे, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता सर, आप भी नहीं होंगे भाई, मैं भी नहीं हूँ परफेक्ट, तो कहीं ना कहीं कमियों को अगर कोई बताएगा तभी व्यक्ति उन कमियों को दूर करके अच्छा बनने की कोशिश करेगा। आप देखिए, कोई भी कुहार एक मटका बनाता है तो एक ही बार में परफेक्ट थोड़े बनाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो दिन भर में 10 बनाता है, कभी 100 बना लेता है। तो ये सरकार की जिम्मेदारियां रही हैं, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे हों, माननीय अखिलेश यादव रहे, दोनों ही एक जो है गरमान्य पद पे रहे हैं, संवैधानिक पद है और दोनों रहे और रहने के साथ सबका विकास करें, सभी धर्म जाति के लोगों को एक साथ लेकर के चले, तो यकीनन हमारा देश आगे जाएगा। और हम सब यही चाहते हैं कि हमारा जो मुल्क हिंदुस्तान है वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बने। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने विजन 2020 में यही बात कही थी कि हम ये चाहते हैं कि हम सर्वशक्तिमान बनकर दुनिया के सामने आए ताकि दुनिया हमारा लोहा माने। इस देश ने ऐसे भी प्रधानमंत्रियों को देखा है, जब आप इतिहास में जाएंगे, जिनके पास एक से दूसरा कपड़ा नहीं हुआ करता था। इस देश ने ऐसे भी प्रधानमंत्रियों को देखा है जो जब यूएनओ के अंदर जाते थे तो यूएनओ खड़ा हो जाता था, ये कहता था फला भारतीय प्रधानमंत्री आ रहा है, और इस पीछे से रुक जाती थी। और भारत ने ऐसे भी प्रधानमंत्रियों को देखा है कि वो यूएन में जाके चुपके से बैठ जाते हैं, ऐसे भी प्रधानमंत्रियों को देखा है। तो कहीं ना कहीं, और देखिए, ये भारत देश विश्व का 7वें नंबर का ऐसा देश है जो है आप क्षेत्रफल की दृष्टि में देखते हैं और जनसंख्या की दृष्टि में दूसरे नंबर पे है। तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया की निगाहें तो हम पर रहती हैं साहब। तो हम ये कहते हैं कि क्यों ना हम भगवान राम की तरह एक ऐसा उदाहरण सेट करें जिस पर सबका विकास हो सके। और वैसे भी ये देश जो है, सिर्फ आखिरी बात कह के आपसे इजाजत चाहूंगा, वो ये कि हमारा जो भारत देश है वो सभी धर्म और जाति का सम्मान करना जानता है साहब। हिंदू मुस्लिम आपसी मोहब्बत के साथ रहते हैं। आज भी ईद हमारा हिंदू भाई भी मनाता है और दिवाली हमारा मुसलमान भाई भी मनाता है। होली जो है, मैं खुद भी बताऊं आपको कि मैं जिस
शहर में रहता हूँ, उस शहर का नाम गोरखपुर है। वहाँ होली में अगर माननीय मुख्यमंत्री जी निकलते हैं तो मुसलमान खड़े होकर के उनका स्वागत करता है। यह हमारे देश की संस्कृति है साहब, और यही कमाल है। तो इसलिए हम कभी छोटे नहीं हुए, और ईश्वर ने चाहा तो ये जो आपसी भेदभाव जो लोग पैदा कर रहे हैं वो पनपेगी नहीं, चाहे वो वैसी साहब के रूप में हो, चाहे कोई और पॉलिटिकल पार्टी के रूप में हो। ये लोग बस वैसे ही हैं जो मौसम की तरह निकलते हैं और टुर्र किया फिर अंदर घुस गए। तो ऐसे लोगों का कोई अस्तित्व तो नहीं होता है। और जो समाज के लोग हैं वो यकीनन, और आज का जो मतदाता है वो जागरूक हो चुका है, वो खुद इस बात का फैसला करने में सक्षम है कि हमको किसको वोट देना है और किसको नहीं देना है। दूसरी बात कि कौन किसको देगा वो किसी के कहने पे कोई देता होता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी में एक शेर आपको सुना देता हूँ कि नफरतों का असर देखो जानवरों का बंटवारा हो गया। नफरतों का असर देखो जानवरों का बंटवारा हो गया, गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। तो यही हालत है साहब। जी, गोरखपुर लाइव से अपने बेबाकी से बात कही, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आयुष भाई। एक शेर आपके लिए भी जी। खास तौर पे सुना दूं कि देखिए, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। ये आपके लिए ही है खास तौर पे कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बक्से हैं तो तौफीक के सफर भी देना। और मैं गूंगा था कि तूने मुझे बोलना सिखाया, अब जब मैं बोलूंगा तो लहजे में असर भी देना।